हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरेज, जो कि हमारा बहुत कोर कॉन्सेप्ट है हमारी इंडस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे जावास्क्रिप्ट एंड रेपलेट एनवायरनमेंट के बारे में, जिससे आप फेमिलियर हो जाओ कि हम इस एनवायरनमेंट को यूज करने वाले हैं थ्रू आउट दिस सीरीज, पूरा डेटा स्ट्रक्चर समझाने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरेज के बारे में, कितने टाइप के एरेज होते हैं, 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, वो सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि एरेज के अंदर कितने ऑपरेशंस होते हैं, लाइक पुश, पॉप, डिलीट, गेट, ये सारे ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि स्टैटिक एरेज एंड डायनेमिक एरेज क्या होते हैं। उसके बाद हम स्क्रैच से एज के सारे जो ऑपरेशंस हैं इनको इंप्लीमेंट करेंगे। ये देखेंगे कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट करा जाता है, कैसे हम ये वर्क कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स, जिसके अंदर हम गेट करेंगे, पॉप करेंगे, पुश करेंगे एंड डिलीट करेंगे। ठीक है, इन सारे मेथड्स को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद हर एक को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज चेक करेंगे कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, बेस्ट केस वर्स्ट केस हर एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि ये सब चीजें इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कितने इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम काम करेंगे, जिससे कि हम इसको प्रॉपर वे में समझ सकें कि कैसे हमारा एरेज के साथ काम हो रहा है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में एरेज के साथ काम करने में। तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, उसको हमारे इस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करूं, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें, जिससे कि मैं उस टॉपिक के ऊपर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या और अपकमिंग टाइम के अंदर कोई वीडियो लेकर आ जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एरे। एरे क्या होता है? एरे बेसिकली एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आइटम्स जो होते हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर लगे हुए होते हैं। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है इस यूनिवर्स के अंदर कि जिसके अंदर हम आइटम्स को एक के बाद में एक लगा दें और उसको अरेंज करके छोड़ दें। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक के साथ में एक लिखते चले जाते हैं। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देते हैं और उसके अंदर वैल्यू फिल करते चले जाते हैं। हम किसी भी एरे के अंदर क्या करते हैं, उसको सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि उसका साइज क्या होगा। तो यानी कि कोई भी एरे अगर हमें डिफाइन करना है तो उसका साइज हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि लेट्स से यहां पर जो एरे का साइज हमने डिफाइन किया है, इसका साइज है 5। इसके अंदर 5 एलिमेंट आ सकते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर एलिमेंट नहीं आ सकते। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, जब भी हम कोई एरे डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये एप्पल इंसर्ट किया है, ये जो एप्पल इंसर्ट किया है, इसके बाद हम अगर इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं ऑरेंज, तो ऐसा नहीं उस ऑरेंज को हम यहां पर डाल दें। ऑरेंज हम यहां पर नहीं डाल सकते। यहां पर एक ये लिमिटेशंस होती हैं कि हम जो भी एरे के अंदर डेटा डाल रहे हैं वो कंटिन्यूअस डालते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम यहां पर नल डाल दें, नल वैल्यू डाल दें, वो भी एक वैल्यू है, बट ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। यानी कि ये जो चेन है ये कभी ब्रेक नहीं होगी, ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस मेमोरी इसके अंदर एलोकेशन होती है। इसके साथ में अगर हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए कि हमें इसका साइज इंक्रीज करना है या फिर इसका साइज डिक्रीज करना है, दोनों हम नहीं कर सकते। हमारे पास में ये सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एरे के अंदर ये लिमिटेशंस हैं कि ना उसका हम साइज बढ़ा सकते ना घटा सकते। तो एक बार हमने उसका डिसाइड कर दिया, वही साइज उसका एरे का रहेगा। बट इसके साथ इसके अंदर अच्छी फैसिलिटी ये भी है कि हम इसके अंदर जब भी डेटा होता है हमारा, हम उसको बड़ा इजीली सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो हमारा डेटा होता है वो इंडेक्स्ड वे के अंदर होता है, जस्ट लाइक दिस, कि ये हमारे पास में हर एक मेमोरी लोकेशन का एक इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स लोकेशन के बेसिस पर हम डायरेक्टली उस डेटा को फेच कर सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर सर्चिंग बहुत फास्ट होती है, ऑर्डर ऑफ 1 के फॉर्मेट में होती है। हम इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। चलो एक बार मैं बताता हूं किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर एरेज के अंदर ये चीज समझनी थोड़ी सी जरूरी पड़ जाती है कि यार इसके अंदर मान लो मैंने एक एरे है, उसका साइज मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स से 5 एलिमेंट है ना, और इसके अंदर का भी हमें कुछ भरना है, कुछ फिल करना है। लेट्स से हमें एक स्ट्रिंग डालनी है जिसके अंदर कैट वैल्यू आनी है। तो अगर जब इसके अंदर हम कैट वैल्यू लिखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर सी आ जाएगा, सेकंड पे ए आ जाएगा, थर्ड पे टी आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं तो ये वाली स्पेस, ये वाला स्पेस एंड ये वाला स्पेस, ये तीनों स्पेस हमारे एम्प्टी रह गए। इसको फिल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं
कि अगर हम एरेज के अंदर कुछ भी डिफाइन करते हैं, हम मान लीजिए एरेज को बहुत ज्यादा जगहों पर एज अ स्ट्रिंग जो हम डेटा है उसको फिल करने के लिए यूज करते हैं एरेज को, तो वहां पर इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने कोई एरे का साइज डिफाइन कर दिया है तो उस साइज के हिसाब से अगर डेटा नहीं फिल हुआ, मान लो ये 2 लोकेशंस, जैसे यहां पर ये 3 लोकेशंस जो हैं ये फिल नहीं हो पाई हैं, तो यहां पर ये मेमोरी वेस्ट हो गई, हम इसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर ये यहां पर होता नेम, अगर ये नेम प्रॉपर्टी होती, अगर मैं यहां पर CAT कैट बाई चांस इसको मैं लिख देता तो हमारे पास में ये वाली स्पेस तो अनऑक्यूपाइड रह गई। और अगर मेरे पास में नेम होता एलिफेंट एलिफेंट होता तो ये 2 चीज मेरे पास में आ ही नहीं पाती। तो प्रॉब्लम की बात यह है कि हम उसका साइज बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। अगर यहां पर ये स्पेस खाली हो रह गई हमारे पास में तो इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब मान लो हमारे पास में ये डिस्क स्पेस है, टोटल डिस्क स्पेस मेरे पास में ये है, और इसके अंदर मैंने एक एरे बना दिया, ये साइज का एरे बना दिया। ठीक है, मेरे को रिक्वायरमेंट जो नेम की थी वो इतने बड़े साइज की थी, मान लीजिए 20 कैरेक्टर्स की थी। मेरे पास टोटल स्पेस जो अवेलेबल था, नो लेट्स से 30 मेरे पास टोटल स्पेस अवेलेबल था, नेम के लिए थी। अगर मेरे को एक और फील्ड बनानी है जिसके अंदर मुझे सेकंड नेम लिखना है और उसके लिए मुझे 20 लेंथ का एरे चाहिए, तो अब मैं इसको यहां पर बना नहीं सकता क्योंकि यहां पर बचा है सिर्फ 10। ठीक है ना, यहां पर सिर्फ इसकी जो लेंथ बची है वो 10 बची है, तो ये वाली मेमोरी भी हमारे पास में वेस्ट हो गई है क्योंकि यहां पर भी हमारे पास डेटा नहीं आ सकता, हम एक और एरे बना नहीं सकते जो इस साइज का होगा, और यहां पर हमारे पास जो वेस्टेज हुई है वही है। तो इसको कह देते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और इस तरह की वेस्टेज ऑफ मेमोरी को कह देते हैं हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। आपसे इंटरव्यूज के अंदर ये पूछा जा सकता है कि एक फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, एरेज के साथ क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, और भी इस बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम एरेज के अंदर स्टैटिक एंड डायनामिक एरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको और थोड़ा बेटर समझा पाऊंगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो एक चीज तो हम देख चुके हैं कि जो एरे है हमारा बहुत सिंपलेस्ट टाइप का हमारे पास में ये डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। एक ऑपरेशन होगा, इसके अंदर हम डेटा डालने के लिए पुश यूज करेंगे यहां पर, उसके बाद डेटा निकालने के लिए हम इसके अंदर पॉप यूज कर लेते हैं, एक मेथड हम ये भी बना देते हैं। इसके अंदर कुछ भी फाइंड करने के लिए एक लुकअप मेथड यूज कर लेते हैं, और इस चौथा इसके अंदर किसी को डिलीट करना है तो यहां पर एक डिलीट मेथड यूज कर लेते हैं। तो ये 4 तरह के बेसिक इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं। ऑल्दो हम इसको और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, और भी ज्यादा इसके अंदर फीचर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक किसी एरे को स्प्लाइस करना, मतलब स्प्लाइस का मतलब काट देना, थोड़ा सा इतना पोर्शन कट करके मुझे निकालना है तो बचा हुआ एरे एक साथ अटैच कर देना। ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं, जो कि एडवांसमेंट हैं। क्योंकि हम सब कुछ स्क्रैच से बना रहे हैं, तो अगर हम ये 4 मेथड अगर बना लेंगे तो बाकी के मेथड भी बना लेंगे, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, सब हम सीख रहे हैं। चलो वीडियो में और घुसने से पहले एक हल्का सा ओवरव्यू भी देख लेते हैं इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे के अंदर, कि भाई हमारे एरे के अंदर क्या होती, जो ऑपरेशंस हैं ये लुकअप, पुश, इंसर्ट एंड डिलीट, ये जो ऑपरेशंस हम करने वाले हैं इसके अंदर इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। लुकअप का मीन कुछ भी फाइंड आउट करना है, हमें इसके अंदर इसकी इंडेक्स वैल्यू पता चल जाती है। अगर हम लुकअप को देख रहे हैं तो हमें इसकी इंडेक्स वैल्यू पता है, इंडेक्स वैल्यू का मतलब हमें इसकी मेमोरी लोकेशन पता है, मेमोरी लोकेशन पता है, हम डायरेक्टली वहां पर जाएंगे और उस एलिमेंट को निकालकर उसको आउटपुट कर देंगे। ये हमारे पास, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ 1, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई लूप नहीं, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। पुश करने का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास में जो भी हमारे पास में, अगर मान लो इसका साइज ये होता, यहाँ पे एक और इसका एम्प्टी एलिमेंट होता, तो मैं क्या करता है इसके अंदर मैं अपनी लास्ट वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर देता, व्हाटएवर जो भी मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू होती। ठीक है ना, तो यानी कि पुश जो होता है हमेशा एरे के लास्ट में जाके, जो भी उसके पास लास्ट लोकेशन एम्प्टी पड़ी हुई है उसमें जाके उसको डाल देगा। लास्ट का मतलब लास्ट एलिमेंट नहीं, मे बी एरे और भी ज्यादा आगे हो सकता है ये, तो जो भी फर्स्ट एम्प्टी मेमोरी लोकेशन उसको मिलेगी वहां पर इस वैल्यू को डाल देगा। ठीक है, इंसर्ट जो ऑपरेशन है मेरे पास में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि मान लो मुझे डाटा जो डालना है अपना वो इन दोनों के बीच में डालना है। ठीक है ना, यहां पर कहीं पर डालना है, तो मैं क्या करूंगा कि या तो मेरे पास पहले ये चेक करूंगा मेमोरी साइज, मेरा एरे का साइज कितना है। अगर एरे का साइज जो है उसके पास स्पेस अवेलेबल है तो मैं इसके एलिमेंट को शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पर एक स्पेस एम्प्टी कर दूंगा, एम्प्टी करने के बाद में यहाँ पर उस वैल्यू को डाल दूंगा। तो ये इंसर्ट ऑपरेशन होगा, इस तरीके के ऑपरेशन भी हम करेंगे। और डिलीट ऑपरेशन भी सेम होता है कि मान लो मुझे ये बनाना को डिलीट करना है, अगर इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लोकेशन में जाऊंगा, इसको डिलीट करूंगा और इन सारे के सारे एलिमेंट्स को मूव करूंगा।
बिकॉज हमारे एरे के अंदर कभी भी कोई भी एलिमेंट बीच में ब्लैंक नहीं होता है। ब्लैंक का मतलब नल इज अ वैल्यू। अगर हमारे पास में ये रिक्वायरमेंट है कि हम यहां पर नल फिल कर सकते हैं, देन दैट इज अलाउड कि हाँ इस लोकेशन पर नल है, बट ये एम्प्टी नहीं हो सकता। यूजुअली हम इस तरह की कंडीशन के अंदर अपने एलिमेंट्स को मूव कर देते हैं। और वैसे ये सब कुछ जो है हमारा कैसे हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना पड़ जाए या कोई भी काम हमें ऐसा करना पड़ जाए तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। अगर उसके अंदर रिक्वायरमेंट आई कि मुझे नल डालना है, डॉलर डालना है, फाई डालना है, व्हाटएवर डालना है इस जगह पर जहां पे मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं डाल दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है कैसे काम करना है, कैसे मेरे को अपना डेटा स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा आने वाला है। तो चलो एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं कि यार हम जो ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं कि वाइडली यूज लैंग्वेज है आज की डेट के अंदर, बहुत इजीली अवेलेबल है, ब्राउजर्स के अंदर काम हो जाता है, किसी को बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन, बहुत बड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं छोटा सा ओवरव्यू अबाउट जावास्क्रिप्ट, ये क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा बहुत रिक्वायरमेंट होती है। पहले जो टाइम पर हम बहुत सारी आईडीज डाउनलोड करते थे और उसके अंदर सारे के सारे अपना इन्वायरमेंट जो है सेटअप करते थे और उसके बाद हम उसमें एग्जीक्यूट करते थे अपना कोड को। लेकिन अब हम यूज करने वाले हैं रेपलेट। रेपलेट हमारे पास में ऑनलाइन ब्राउजर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम अपना कोड वहां पर लिखेंगे, रन करके देखेंगे, इवन प्रोजेक्ट्स वहां पर मैनेज कर सकते हैं, बड़े बड़े काम वहां पर हो रहे हैं, तो वो हम यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इससे आपको पता चल जाए, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो इस पार्ट्स को स्किप कर सकते हैं और अपने मेन सेक्शन के अंदर जा सकते हैं जहां पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एरेज टॉपिक को। तो चलिए फ्रेंड, बहुत क्विकली समझ लेते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हम इससे क्या कर सकते हैं, ये कहां रन होती है और ये ECMAScript और ये जावास्क्रिप्ट क्या चक्कर है, क्या चीज है ये। तो सबसे पहले जान लेते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट यार बहुत वाइडली यूज लैंग्वेज है आज की डेट के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज कर रही है क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हमने इतना इवॉल्व कर लिया है, इतना अच्छे अच्छे उसमें फ्रेमवर्क्स आ गए हैं कि हमारा जो यूजर का इंटरेक्शन हो रहा है ना ब्राउजर के साथ में या उस एप्लीकेशन के साथ में, वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बना रही है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज हो रही है जावास्क्रिप्ट आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम बहुत टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हम इसके अंदर वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम इसके अंदर बैकएंड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत पूरा स्कोप है। हम एक फुल स्टैक डेवलपर इस लैंग्वेज के अंदर बन सकते हैं जो कि हर तरीके का काम कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि आज की डेट में यहाँ पर एवरेज सैलरी भी बहुत हाई है, तो यानी कि जावास्क्रिप्ट में भाई स्कोप तो बहुत है, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी बहुत होने वाला है क्योंकि बहुत मस्त लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया प्यारी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया कि ये जावास्क्रिप्ट क्या होती है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या के बारे में आपको बता ही चुका हूं वैसे काफी कुछ, कि हम इसका बैकएंड, फ्रंट एंड, मोबाइल एप्लीकेशन सब कुछ बना सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, फेसबुक है, गूगल है, ये बहुत अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट्स को जो है सपोर्ट कर रही है। जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट को जो है हमारी फेसबुक जो है वो सपोर्ट कर रही है। एंगुलर है, इसको हमारा गूगल जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट हैं, व्यू है, और भी बहुत सारे अपकमिंग आते जा रहे हैं जो कि यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को इंटेंसिवली और बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर रियल टाइम एप्लीकेशंस भी बना पा रहे हैं आज की डेट में, इवन हम मशीन लर्निंग इसके थ्रू कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत स्कोप है यार, सब जगह पर ये यूज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू विद द जावास्क्रिप्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन कहां पर होता है ये समझने वाली बात है यार। देखो पहले छोटा सा समझ लेते हैं, छोटी सी हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री ये थी कि जावास्क्रिप्ट जो थी हमारे पास में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी जो ब्राउजर के अंदर रन हुआ करती थी बहुत पहले। हम छोटे मोटे काम अलर्ट कराने के लिए, कुछ ना कुछ फ्रंट एंड के ऊपर ट्विक्स कराने के लिए, छोटे मोटे इंटरेक्टिव काम कराने के लिए जिसके अंदर बैकएंड की हमें जरूरत नहीं, वहां पर हम यूज करा करते थे। बट जैसे जैसे इसके अंदर इवॉल्व होने लगा ये सब कुछ, हम इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स लेकर आने लग गए। जैसे कि रिएक्ट आ गया, ऑल्दो ये थोड़ा लेट आया, बट इस तरह के जैसे jQuery आई थी, कुछ लाइब्रेरीज आने लगी थी। तो वैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज आने लगी थी जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्शन था ना, जो इंटरेक्शन लेवल था, जो यूजर एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा होने लगा था, ठीक है ना। इसी बीच में एक महान इंसान थे हमारे रायन ड्यो, बहुत बेहतरीन इंसान, बहुत उन्होंने अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा कि जब इन्होंने देखा कि यार जो हमारा ये जावास्क्रिप्ट है ये V8 इंजन के साथ में काम करता है, ठीक है ना। V8 इंजन है, या फिर हमारे पास में जो फायरफॉक्स उसका है स्पाइडर मंकी, ठीक है ना। ये एक इंजन्स थे जो कि रन करने में हेल्प करते थे जावास्क्रिप्ट को उनके ब्राउजर्स के अंदर।
तो इसने क्या करा, जो ये हमारे रैन डो साहब थे, इन्होंने क्या करा, जो ये V8 इंजन है इसको क्रोम में से निकाला और उसको जो है C++ प्रोग्राम के अंदर लिख दिया, उसको एम्बेड कर दिया उसके अंदर। अब क्या हो गया, उसने इस हिसाब से उसको एम्बेड किया कि अब ये हमारे पास में बैकएंड एप्लीकेशन की तरह भी काम करने लग गया और इसको नाम दे दिया उसने नोड। तो क्या हुआ, अब जो कोड हमारा ब्राउजर में ही सिर्फ रन हो रहा था, अब वो कोड हमारा बैकएंड सर्वर पे भी रन हो सकता है। तो यानी कि अब इसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास में आ गई, जो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स पर रन हो रही थी अब वो बैकएंड के अंदर भी हो रही है। तो अब हम फ्रंट एंड बैकएंड दोनों काम कर पा रहे हैं। इवन अगर हम बैकएंड के अंदर कर पा रहे हैं तो हमारे पास में हम इसको यूज कर सकते हैं अदरवाइज मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जैसे रिएक्ट नेटिव हम यूज कर पा रहे हैं इस चीज के अंदर। तो इसलिए जो हमारा ये जावास्क्रिप्ट कोड है ये अब सब जगह रन हो सकता है, एवरीवेयर रन हो सकता है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बना सकते हैं, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, चौथी चीज समझ लेते हैं कि यार ये जावास्क्रिप्ट एंड ECMAScript क्या है, क्या इसके अंदर कुछ सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं है यार। देखो, जावास्क्रिप्ट जब पहले के टाइम में था कोई स्टैंडर्ड ज्यादा हुआ नहीं करते थे, कुछ भी लिख दिया, सिंपल लिखते थे, वेयर लिख के उसको डिक्लेयर कर दिया, वेयर नहीं लिखा डायरेक्ट किसको असाइन कर दिया किसी वर्ड कीवर्ड लिख के। तो कुछ क्या होता था कि यार ये ना हमारी प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड्स नहीं बन पा रहे थे। तो ECMAScript आई, इसने कहा कि भाई हम कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लेते हैं, आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। इससे फायदा ये हो जाएगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेटर वे में काम कर पाएगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी, एरर्स कम आएंगे। तो इन्होंने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने स्टार्ट कर दिए। पहला स्टैंडर्ड इन्होंने जो है सन 2015 में किया था, जिसको इन्होंने ES6 का नाम दे दिया था, या फिर ES2015 बोलने लगे थे इसको ये। ठीक है ना, ये बोलने लगे थे। और अब ये हर साल अपने अपने स्टैंडर्ड्स को, स्पेसिफिकेशंस जो है या गाइडलाइंस जो है उसको जारी कर देते हैं और उनको हम फॉलो करते जाते हैं और इस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को रखने देते हैं। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये स्टैंडर्ड्स हैं, बस इतना जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना कंफर्म हो गया कि जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज क्विकली देख लेते हैं कि हम एनवायरनमेंट यूज करने वाले हैं, वो क्या यूज करने वाले हैं, रैपलेट यूज करने वाले हैं। रैपलेट क्या है, छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं रैपलेट क्या होता है। रैपलेट कुछ नहीं, बस एक आईडी है जो ब्राउजर के अंदर काम कर रही है। इसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। तो चलो मैं इसको एक बार दिखाई देता हूं एक्चुअली में कैसा है। तो ये हमारा रैपलेट एनवायरनमेंट है, हम इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। बेसिकली जैसे ही हम इसके अंदर रैपलेट के अंदर लॉग इन करते हैं, हम इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी हमें प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट के लिए हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे हमें किस तरह की लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। सारी की सारी लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं अवेलेबल है यहाँ पर इसके अंदर, हम जो कि एनवायरनमेंट सेट कर देती है हमारी ऑनलाइन। जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करने वाले हैं हम, तो हम Node.js यूज करेंगे, कि आपको मैं बता ही चुका हूँ Node.js क्या है। एक एनवायरनमेंट मेरा सेटअप हो गया है, उसका हम नाम दे देंगे, मान लीजिए ABC मेरा ये जो है प्रोजेक्ट का नेम है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम इसकी पब्लिक है, प्राइवेट है, किस तरह का इसके अंदर इसको हमें रखना है, इस रिपोजिटरी को हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद में हमारे ये एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर हमारा ये इंडेक्स फाइल होती है। यहाँ पर हमारी फाइल्स होती हैं इधर इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम अपना वर्जन कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं और ये सारे फीचर्स हैं, आप क्विकली देख लीजिए यार। पैकेज वगैरह, डिबगर वगैरह, जो नॉर्मल आईडी के अंदर होता है सब कुछ इसके अंदर है ही है। यहाँ पर हमारे पास में ये जो सेक्शन होता है ये हमारे पास में अपना कोड लिखने के लिए होता है। ठीक है, लाइक कंसोल लॉग मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम इस कोड को जो है यहाँ पर ये रन बटन है, इस रन बटन पे क्लिक करने के बाद में हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारा आउटपुट जो होता है वो इधर यहाँ पर राइट साइड में आ जाता है, जिसको मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। हमारा आउटपुट यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा साइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम इसके अंदर चैट वगैरह भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास टीम मेंबर्स वगैरह हैं हम लोगों को यहाँ पर से इन्वाइट भी कर सकते हैं, जिससे कि किन लोगों को ये रिपोजिटरी दिखा रही है वो लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं। मेनली जो है ये हमारे पास में एक आईडी है जो कि ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर के अंदर रन होती है। इसके अंदर हम सारे के सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आईडी के अंदर हो सकता है। तो इसको हम बहुत ज्यादा आजकल यूज कर रहे हैं, और अब अगर हमें कुछ भी अपना कोड शेयर करना है, कुछ भी करना है, तो वो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना ही कंप्लीट है, अभी नॉलेज सफिशिएंट है आपके लिए रैपलेट को जानने के लिए। आगे हम आप थोड़ा बहुत और जानते जाएंगे जैसे जैसे हम इसके अंदर कोड करते जाएंगे। तो चलिए अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास में जो मेमोरी एलोकेट होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है ना, हम इस टाइम पर फोकस कर रहे हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये बात तो हम सब जानते हैं कि 8 बिट्स का एक बाइट होता है।
तो यानी कि 32 बिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 4 बाइट। कहने का मतलब ये है जो हमारे पास में डेटा फ्लो हो रहा है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, मतलब वो मिनिमम 4 बाइट का कम से कम होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमें कोई भी चीज डिक्लेयर करनी है जिसकी यूनिटी सिंगल है, सिंगल बाइट की है मतलब, तो वो कम से कम ये लोकेशन तो वो कंटिन्यूअस लोकेशन लेगी ही लेगी, ठीक है ना, जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 इंडेक्स लेगी। यानी कि अगर हमें एक वेरिएबल a इक्वल टू 1 अगर हमें डिक्लेयर करना है तो वो इस तरीके से डिक्लेयर होगा जिसके अंदर ये 2 3 एंड 4 ये 4 बाइट्स यूज होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ पा रही है। तो जस्ट टू राइट 1 हमें इतने सारे ऑपरेशंस, इतना सारी मेमोरी लोकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑल्दो ये सारी की सारी वेस्टेज है, ये भी वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, बिकॉज एक ही सेल के अंदर एक ही बाइट के अंदर डेटा आ सकता था, बट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है, तो इसकी वजह से हमको ये इतनी मेमोरी इसके अंदर लेनी ही पड़ेगी। सेम केस अगर 64 बिट होता सिस्टम होता तो कितनी मेमोरी होती, हमारे पास में 8 बाइट यूज होता। 8 बाइट का मतलब कितना होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा का पूरा सेट जो मेमोरी लोकेशन है ये सारी की सारी यूज करनी पड़ती हमें सिर्फ और सिर्फ 1 डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा समझना जरूरी था, क्योंकि हम अब एरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सब चीजें जो ये बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ काम आने वाली है, ये काम आने वाली है आपको उसकी एड्रेस निकालने के लिए, किसी भी एलिमेंट का जो हमारे एरे के अंदर है उसका एड्रेस निकालने में काम आने वाली है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बहुत क्विकली आपको समझा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पहली बात ये समझनी है कि हम जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम एरेज कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। एरेज को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा तरीका है कि हम कॉन्स्ट या लेट, ठीक है ना, ये यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट और लेट कहाँ यूज करते हैं, कॉन्स्ट कहां पर यूज होता है, कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, हम कोई भी कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं उसको हम फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये ES6 जो आपको मैंने बताया था ECMAScript के स्टैंडर्ड से उसके थ्रू डिफाइन हो रखा है, तो उसकी वैल्यू को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारे पास में लेट है इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो जो हमारे पास में कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट के अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और उसके अंदर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है तो उन प्रॉपर्टीज को हम जरूर चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे कि हमने कुछ डिफाइन करा कॉन्स्ट a इक्वल टू नेम, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा a.name इक्वल टू tys व्हाटएवर जो भी हमारे मन में, तो हम ये अलाउड है। ऑल्दो हम ये नहीं कर सकते a इक्वल टू हेलो, ये अलाउड नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम कांस्टेंट की वैल्यू को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ठीक है। कॉन्स्ट ये हो गया। लेट के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या करा, इसको कॉन्स्ट करा, ठीक है, कॉन्स्ट इसका एरे का नाम दिया, उसका एरे का नाम कैर एरे दिया और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहां पर रख दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू रखी है वो हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स आ गए हैं। इसके अंदर हम ऑपरेशंस करके और एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस करके कुछ एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेशंस हो सकते हैं हमारे एरे के अंदर वो हम सारे इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा डेटा सेव हो रहा है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर हो रहा है, ए के बाद बी हो रहा है, इसके बाद सेकंड और थर्ड पोजीशन हो गया, ये फोर्थ पोजीशन फिफ्थ पोजीशन सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर ही हो रहा है। इसके अंदर से अगर हमें कोई भी एलिमेंट अगर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी इसका इंडेक्स होगा, मान लो इसका इंडेक्स 0 है, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4, अगर हम लिखेंगे कैर एरे 3 तो ये मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, ये मुझे दे देगा d, ठीक है, ये d मुझे दे देगा, आउटपुट में दे देगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लोकेशन को जाके दे दे रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। इसके अंदर कुछ भी अगर हमें एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली उसकी इंडेक्स को है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर देंगे, तो उसकी इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। एरेज हमारे कई प्रकार के होते हैं, हमारे पास में सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, 2D एरे हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। चलो वो देख लेते हैं क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के एरेज क्या होते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल एरे क्या मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमने इसके अंदर डेटा डाल दिया, सॉरी 1D एरे हो गया, ठीक है, इसके अंदर कोई अलग फॉर्मेट के अंदर डेटा नहीं है। 2D एरे के अंदर क्या हो गया कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशनल वे एग्जैक्टली ऐसा मेमोरी में नहीं होता है, ठीक है ना, एक रिप्रेजेंटेशनल वे कि एक मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर लगभग डेटा हो गया, ये 2D डेटा हो गया, मान लो ये y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस,
तो एक एलिमेंट इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, जिसके अंदर इस एरे के अंदर 2D एरे है, जो कि हमारे पास में इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है यार? मेमोरी के अंदर ऐसा तो नहीं मैं ऐसे एक बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स के अंदर ऐसे करके 2 लाइनें खींची 2 लाइनें खींची और अपना एलिमेंट यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा थोड़ी नहीं होता मेमोरी के अंदर यार। मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मिली हुई है, इस तरह से मेमोरी लोकेशंस हैं। हमारा बाइट सिस्टम चल रहा है, वो क्या करेगा, एक इसकी लोकेशन मान लो 2000 है, तो ये अगला जो लोकेशन हो जाएगी, अगर हमारा बाइट के अंदर ले रहे हैं तो मान लो 2008 हो गई, उसके बाद हमारे पास 2016 हो गई। तो ये मेमोरी लोकेशंस हैं यार, कंटिन्यूस चल रही है, ऐसा थोड़ी नहीं बन रहा है, ये थोड़ी ना होना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के 2D एरे को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रो मेजर, एक होता है कॉलम मेजर, ठीक है ना। रो मेजर का मतलब क्या होता है, एक बार मैं क्लीन कर लेता हूं जरा बोर्ड को। अभी रो मेजर का मतलब क्या होता है कि हम जो यहाँ पर डेटा रीड कर रहे हैं वो रो बाय रो रीड कर रहे हैं। मतलब पहले मैं फर्स्ट रो रीड करूंगा, फिर मैं सेकेंड रो रीड करूंगा और फिर मैं थर्ड रो रीड करूंगा, इस ऑर्डर के अंदर, सिक्वेंशियली ऑर्डर के अंदर, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि अगर मेरे को कोई भी 2D एरे रिप्रेजेंट करना है और उसको मेरे को मेमोरी लोकेशन में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो उठाऊंगा और उसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो यानी कि यहाँ पर पहला एलिमेंट आ जाएगा 11 12 13, सेकेंड रो उठाऊंगा, उसको डालूंगा 14 15 16, थर्ड रो उठाऊंगा, डालूंगा यहाँ पर 17 18 19, ठीक है। तो हमारे पास रो मेजर आ गया, मतलब हम रो बाय रो डेटा उठा रहे हैं और उसको एरे के अंदर डाल रहे हैं। तो ये भी एक तरह का एरे हो रहा, ये हमारा एक एरे हो गया। रिप्रेजेंटेशन में देखने में तो ये ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, बाकी ये हमारे पास में 2D एरे है और ये हमारे पास में 1D एरे है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम कॉलम मेजर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेता हूं एक बार। तो कॉलम मेजर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम कॉलम वाइज चलते हैं। मतलब मैं पहला कॉलम उठाऊंगा, उसको डाल दूंगा अपने एरे की मेमोरी लोकेशंस के अंदर, दूसरा कॉलम उठाऊंगा, उसको डाल दूंगा, तीसरा कॉलम उठाऊंगा, उसको मैं डाल दूंगा। ये तरीका होता है। यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जब मैं इसको डालूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम डालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब मैं थर्ड कॉलम डालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 13 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो ये हो गया मेरे पास में रो मेजर और ये हो गया मेरे पास कॉलम मेजर। तो कोई भी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं अपने एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेम ही अप्रोच जो है वो हम जो है ना मल्टी डायमेंशनल एरे में भी यूज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे का भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लो 3D एरे होता है, वो इधर भी कुछ होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर डेटा होता, इधर कुछ डेटा होता, ठीक है ना। इस तरह से कोई डेटा होता, उसको भी हम किस तरह से डिवाइड कर लेते। कुछ यहाँ से डेटा उठाया कि हमने उसका कॉलम उठाया, कॉलम के साथ में उसकी रो ले ली, या रो के साथ में उसका कॉलम ले लिया, तो वो हम इस तरीके से उसको डेटा को उठाते हैं, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जानना इसलिए जरूरी था कि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं कि ये रो मेजर क्या होता है, कॉलम मेजर क्या होता है, कब कौन सा यूज करें या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कब कौन सा यूज करें तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें क्या जरूरत पड़ रही है, बाकी कैसे रिप्रेजेंट करना वो थोड़ा सा आपको मैंने इसके अंदर थोड़ा क्या क्लियर आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि ये कैसे कैसे काम हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अब हमने ये सब कुछ तो देख लिया कि एरे क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है, कितने टाइप के एरे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल, सिंगल, 1D एरे, 2D एरे, ये सब कुछ हम डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला ऑपरेशन हम कर सकते हैं पुश ऑपरेशन कर सकते हैं। पुश ऑपरेशन का मतलब क्या है कि मेरा एक एरे है, इसके अंदर उसका एरे हमने साइज डिक्लेयर कर दिया। लेट से इसका साइज हो गया 1 2 3 4 5, इसका साइज जो है मेरे पास 5 है, ठीक है। ये एरे डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर मुझे कोई डेटा डालना है, लेट से मुझे ए डालना है, तो मैं एक पुश ऑपरेशन करूंगा। एक मेथड बनाया मैंने ए, जो काम क्या करेगा, वो जाएगा एरे का लेंथ चेक करेगा, क्या एरे के अंदर उसकी सफिशिएंट जो है लेंथ है कि नहीं है। दूसरा वो चेक करेगा क्या हमारे एरे के अंदर जो है स्पेस है कि नहीं है। अगर उसको स्पेस मिली, जैसे इस केस के अंदर है, तो वो उठा के जहां भी उसको फर्स्ट लोकेशन मिलेगी, जहां फर्स्ट स्पेस मिलेगी, वहां पर उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। मान लो अब बी डालना होगा तो फिर जाकर वो सर्च करेगा, ये सर्च किया, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आगे जाके देखा यहाँ स्पेस है, यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो ये पुश ऑपरेशन है जो हम इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या काम हो रहा है, हम यूजुअली जो देखते हैं ना कि इसका साइज जैसे 5 है, तो हम इसके अंदर एक पॉइंटर मैनेज करके रखते हैं। जब भी हम
जो है ना ये एरे का जो डेटा स्ट्रक्चर उसको डिफाइन करते हैं, पॉइंटर मैनेज करके रखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में इसकी लास्ट लोकेशन होती है। उस लास्ट लोकेशन के अंदर ही हम डायरेक्टली इस डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को होने में यूजुअली ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही लगता है, तो इसलिए ये बहुत ही क्विक ऑपरेशन होता है। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास में हो जाता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन के अंदर क्या है कि जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको निकाल देगा, यानी कि मेरा ये एरे है, इस एरे के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो है मेरे पास में बी, मैं इस बी को बाहर निकाल दूंगा, तो मेरा जो नया एरे बनेगा वो हमारे पास में रह जाएगा एंड ये स्पेस खाली रहेगा। ठीक है ना, पॉप होने के बाद में। तो ये चीज समझ में आ गई, पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन के अंदर पता है लास्ट लोकेशन, मेरे को पता ही है क्या लास्ट लोकेशन है, इसलिए सीधा उस लोकेशन पर जाएंगे और उस एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे। तो इस ऑपरेशन को होने में भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही लगता है, इसलिए ये भी बहुत क्विक ऑपरेशन होता है। ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन हो सकता है इसके अंदर? एक होता है अनशिफ्ट ऑपरेशन। अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपना एलिमेंट जो है, मान लो डी एलिमेंट है, इस डी एलिमेंट को अपने एरे के बिगिनिंग में ऐड करते हैं। तो यानी कि बिगिनिंग में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो इस एलिमेंट को उठाकर मुझे मूव करना पड़ेगा आगे। ठीक है, तभी ये जो स्पेस है मेरे पास में ये खाली होगी, और ये खाली होगी तभी ये काम होगा। यानी कि ये काम किस तरह से होगा, अब मैं यहां से इस ए को उठाऊंगा, यहां से इसको हटाऊंगा, यहां से इसको मूव कर दूंगा यहां से, और मूव करके करूंगा ए यहां पर डाल दूंगा, और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर अपने डी को डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से अनशिफ्ट ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस हमारे कास में हमारे पर्सनलाइज्ड बने हुए बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल हैं। मैंने ये कहा जावास्क्रिप्ट के अंदर ये अवेलेबल हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम सब इन सब चीजों पे काम नहीं करने वाले हैं, हम लिमिटेड 4 मेथड्स के ऊपर काम करेंगे। बाकी इसको हम इसलिए समझ रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं। एक और मेथड होता है जो होता है स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड का मतलब है कि मेरा ये एक एरे है, इसने ये कहा कि मेरे को एक एलिमेंट डालना है बी एंड सी के बीच में, मतलब यहां पर मुझे एक एलिमेंट डालना है। तो मैं क्या करूं, क्योंकि अभी इसमें इसके एरे के अंदर जो है हमारे पास में स्पेस खाली नहीं है, तो यूजुअली और प्रोसेस क्या होगा कि हम इसके साइज को डबल कर देते हैं। डबल करके व्हाटएवर जो डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, अभी तो वो साइज बढ़ जाएगा। एंड साइज कैसे बढ़ेगा, क्या और ऑपरेशंस होंगे, सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी क्विकली समझने के लिए देखिए, साइज हमारे पास में मान लीजिए ये था, हमारे को एलिमेंट यहां पर डालना है स्प्लाइस के थ्रू। तो ये क्या करेगा, यहां पर इस एलिमेंट को इसके बाद के जो एलिमेंट है उनको 1 से शिफ्ट कर देगा। तो यानी कि एक एक जब यहां से शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर F आ जाएगा, यहां पर D आ जाएगा, यहां पर C आ जाएगा। जैसे C आ जाएगा तो यहाँ पर स्पेस एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पर मैं अपना जो एलिमेंट है मान लो E, ये मैं E यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है ना, तो ये स्प्लाइस ऑपरेशन है, ये इस तरह के ऑपरेशन भी इसके अंदर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे बेसिक ऑपरेशन है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी हो सकते हैं। बाकी इनको हम मैनुअली भी बना सकते हैं, या इस पर रिक्वायरमेंट जो हमारे पास में आएगी जब भी हम कंपनी में काम करेंगे उसको बना सकते हैं। इसलिए इन ऑपरेशंस को थोड़ा सा ओवरव्यू देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो आपके लिए मैं कुछ ऑपरेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो लेके आ चुका हूं, जैसे कॉनकैट कंस्ट्रक्ट, बहुत सारे, या फिल्टर, इतने सारे ऑपरेशंस ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, लेंथ, तो ये सब चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। इतने सारे टाइप के हम वेरिएशन इसके अंदर बना सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर मान लो हम अगर एरेज वहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एलिमेंट एरेज के अंदर सिर्फ 4 ही ऑपरेशन दे रखे हैं। मान लीजिए तो बेसिक ऑपरेशन है पुश, पॉप, लुकअप एंड डिलीट, यही 4 ऑपरेशन दे रखे हैं। मान लो हमें उसके अंदर और ज्यादा कुछ वेरिएशंस लेकर आने हैं, मान लो हमें एक रिवर्स का उसके अंदर फंक्शन लिखना है जिससे कि हम उसको कर सकें, तो हम ये रिवर्स भी उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कहने का बस नजरिया ये है, ये सब कुछ दिखाने का जो कारण था वो ये था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऑलरेडी इन सब चीजों के साथ अवेलेबल हैं, बट इन केस आपको इसके ऊपर भी कुछ और मॉडिफिकेशन करना पड़े, आपको इससे ज्यादा भी कुछ ऐड करना पड़ जाए, तो आप उसको कर सकें, आपको करने में कॉन्फिडेंट फील हो, इसलिए बताया जा रहा है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप ऑफ एरेज कितने होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एरेज कितने होते हैं हमारे पास में, स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे। देखो स्टैटिक एरे का मतलब क्या हो गया, हमने एरे का साइज फिक्स कर दिया, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। मान लो मैंने एरे का साइज यहां पर फिक्स कर दिया कि एरे का साइज है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है ये 5 मैंने फिक्स कर दिए, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज फिल कर रहा हूं, ए फिल किया, ए पहुंच गया, बी करा, बी सी डी ई एंड एफ मैंने करा, अगर इसके बाद मैं जी इसके अंदर डालने की कोशिश करता हूं
तो ये कह देगा मेरे पास में नो स्पेस, मैं नहीं डाल सकता इसको। तो इस तरह के जो एरे होता है उसको हम स्टैटिक एरे कह सकते हैं। इसके अंदर हम इसके साइज के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एलिमेंट बढ़ जाते हैं तो हम इसको कोई और तरीका ही निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू जो है हमारे पास में डेटा जो है हम उसमें ऐड कर पाए। बेसिकली इसका ये एडवांस वर्जन ही होता है स्टैटिक एरे का, इसको कहते हैं हम डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे क्या काम करता है, वो ये देखता है कि जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास में आ गई कि मेरा जो एरे का साइज है वो फुल हो गया, ठीक है ना, अब क्या करा जाए, मुझे मेरे पास एक और इनपुट आया जो मुझे उसके अंदर इंसर्ट करना है, तो क्या करा जाता है, यूजुअली जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस है जो या फिर हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनबिल्ट फीचर है वो ये है कि हम डायनेमिक एरे कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास एरे साइज अभी होता है हम उसको डबल कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर हमारे पास करंट साइज जो होता वो उसका 2 होता तो नेक्स्ट साइज जो हो जाएगा अगर उतना फेल हो गया हमारे पास में 4 हो जाएगा, अगर वो भी फेल हो गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और वो भी फेल हो जाएगा तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा साइज क्या था 6, तो अभी यहां पर हो जाएगा 12, 1 2, तो ये मेरे पास में इस तरह का वो एरे बन जाएगा डायनेमिक एरे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में इसका जो साइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, हम इसके अंदर कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं अनटिल अनलेस हमारी मेमोरी लोकेशन पूरी डिस्क फुल ना हो जाए, अनटिल अनलेस हम इसके अंदर कितने भी वैल्यू डाल सकते हैं। जनरली जो हमारे जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो एरे डिक्लेरेशन होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं वेयर a इक्वल टू दिस, इसका मतलब है डायनेमिक एरे, कुछ भी डालते चले जाओ, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वो ऑटोमेटिक काम होता जाएगा। अब ये काम बेसिकली होता क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसके आगे पीछे जाके कुछ चिपका दिया, मैंने ये सोचता है भाई मेरा स्टैटिक एरे था, मुझे एलिमेंट डालना था, मैंने उठाया गया यहाँ पे कुछ चिपका दिया। क्या तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो? ऐसा तो नहीं सोच रहे ना, ऐसा सोच नहीं रहे हो। अगर ये सोच रहे कि ऐसा हो रहा है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि जब भी मेरा ये जो एरे है ये फुल हो गया मेरे पास में, तो ये क्या इंफॉर्मेशन देगा कि मेरे पास अब और स्पेस नहीं है, मुझे स्पेस प्रोवाइड करो। स्पेस प्रोवाइड करने के अंदर ये जो एरे है ये तो यहीं पर रहेगा ही रहेगा, एक नया एरे बनेगा जिसका साइज इसका डबल होगा। जो मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया था 12 साइज का, मैंने एक एरे नया डिक्लेयर किया और हर एक एलिमेंट को इसमें से पुराने एरे में से नए एरे के अंदर शिफ्ट करा जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। उसको हम शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर और तब ये होता है, ठीक है, तब हमारे पास में जो मेमोरी स्पेस है ये अवेलेबल हो पाती है। ऐसा नहीं है कि पुराना और एरे के अंदर मैंने यहाँ पर पीछे कुछ चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें एक नया एरे ही बनाना पड़ता है। इस वजह से बेसिकली जब ये डबलिंग वाला ऑपरेशन होता है तो ये शिफ्टिंग वाला जो काम हो गया, हर इसके साथ में जो शिफ्टिंग हो रही है बार बार, इसकी वजह से जो है ना सम टाइम जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है एरेज के अंदर वो ऑर्डर ऑफ एन होता है। वो ऑर्डर ऑफ एन क्यों? जितने एलिमेंट थे हमारे पास में इस एरे के अंदर उसको फिल करने में जितना टाइम लगा हो, ऑल्दो ये जो ऑर्डर ऑफ एन है ये बहुत कम होता है। मान लो अगर 2 साइज का था तो यानी कि 2 जब फिल हो जाएंगे तो 4 के बाद होगा, जब 4 फिल हो जाएंगे तो 8 के बाद 8 हो जाएगा, जब 16 हो 32 के बाद, तो यानी कि जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी ये ऑपरेशंस की प्रोबेबिलिटी होने की वो लेस होती चली जाएगी, ठीक है ना, वो लेस होती चली जाएगी। तो इसलिए बहुत बड़े डेटा के साथ में जब इसका एक बार डबल हो जाता है तो वो बहुत लंबे टाइम के बाद ही डबल होता है, इसलिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बट हम तो अगर 0 और 1 के ऊपर काम करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, एक केस भी है तो हम भाई इंसर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन लेके चलते हैं, ऑल्दो ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसी बात को समझाने के लिए मैं ये डायग्राम लेकर आ गया हूं। मान लीजिए मेरे पास में ये एक एरे था, अब मुझे इसके अंदर यहाँ पर लेट्स से चीकू डालना था, ठीक है, चीकू मुझे डालना था। अब मेरा जो है एरे यहाँ पर फुल हो चुका है तो मैं क्या करूंगा, एक और एरे बनाऊंगा जो इसकी डबल लेंथ का होगा, ठीक है ना। उसके अंदर फर्स्ट 5 एलिमेंट 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट तो मेरे पास में सारे यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 शिफ्ट हो गए, और छठे एलिमेंट के अंदर यहाँ पर हमारा चीकू आ जाएगा एंड बाकी के यहाँ पर इसका ये साइज डबल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लुकअप तो इसके अंदर सेम ही होगा, ऑर्डर ऑफ 1। भाई सिंपल सा है, मुझे कुछ ढूंढना है एरे के अंदर, मैं उसकी मेमोरी लोकेशन डालूंगा, ये जो मेमोरी लोकेशन जो इंडेक्स लोकेशन है वो मैंने इसके अंदर डाली और मेरे पास में डेटा आ गया, तो लुकअप बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। अपेंड इसके अंदर वही, अपेंड और इंसर्ट ऑलमोस्ट वही होता है। अपेंड का मतलब अगर अब मैं यहाँ पर कुछ डालता हूँ, यहाँ पर मैं पपाया डालता हूँ तो अब पपाया यहाँ पर डायरेक्टली डल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसको पता है लास्ट लोकेशन क्या है, तो पपाया यहाँ पर लगेगा, कोई डबल करने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केस में तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, लेकिन इन सम केस ऑर्डर ऑफ n होगी।
इंसर्ट हमेशा ही ऑर्डर ऑफ n होगा। अब जो डिलीट ऑपरेशन होती है ये भी ऑर्डर ऑफ n ही होती है। क्यों ऑर्डर ऑफ n होती है? कि मान लो भाई मुझे ग्रेप्स है, इसको डिलीट करना है, मैंने इसको डिलीट तो कर दिया, लेकिन हमारे पास एक लॉ है ना कि भाई हमारा रूल है कि हमारी जो स्पेस है वो एम्प्टी नहीं रहेगी या खाली नहीं रहती है, तो जिससे भी इसके बाद के एलिमेंट है यहाँ पर वो सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर। तो शिफ्ट करने के लिए जो ऑपरेशन होगा उसका ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये एक्शंस हैं डायनेमिक एरेज के अंदर जो हम कवर करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास स्ट्रक्चर यूज करेंगे। पहले जो है हमारे पास में एक्मा स्क्रिप्ट के आने से पहले, उन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने से पहले क्लास वगैरह वाले कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं थे, बट उसके डिक्लेरेशन के बाद में, स्टैंडर्ड्स के आने के बाद में क्लासेस वगैरह आ गई हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके अंदर हम क्लास के अंदर इसको डिफाइन करेंगे, हमारे इस एरे डेटा स्ट्रक्चर को। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है हम इसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी ऑलरेडी डिफाइंड है उनको भी कर सकते हैं और आगे भी उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट नहीं है मोस्ट ऑफ देम। तो इसको बनाने का मजा इसके अंदर और भी ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो जो भी बनाएंगे हम एकदम रॉ से बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए बनाएंगे। ठीक है ना, तो हम ये कर रहे हैं। तो चलिए इस सब चीज को बिल्ड करने के लिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और वहां पर अपना डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपना ये जो आईडी है इसको क्लीन कर लेते हैं, फाइल्स बंद कर लेते हैं, थोड़ा एनवायरनमेंट हमारा साफ सुथरा सा हो जाएगा काम करने के लिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा चीजों को फास्ट करने के लिए हम थोड़ा एक बॉयलर प्लेट सिंटेक्स उठा लेते हैं, जिससे कि सारा कुछ लिखना ना पड़े, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने एक ये बॉयलर प्लेट कोड ले लिया है, जिसके अंदर हमने एक अपना जो है डेटा स्ट्रक्चर है क्लास फॉर्मेट के अंदर बनाना है हमें, जिसका हमने नाम यहाँ पर ले लिया है ये माई एरे। ठीक है ना, जो हमें एरे बनाना है उसके लिए लिया है। इसके अंदर हम बेसिकली ये 4 ऑपरेशन है वो हम करने वाले हैं। गेट ऑपरेशन कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए, पुश ऑपरेशन कुछ भी इंसर्ट करने के लिए, पॉप ऑपरेशन जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको निकालने के लिए, एंड डिलीट ऑपरेशन किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से कुछ भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। ठीक है ना, ये हम 4 ऑपरेशन इसमें करने वाले हैं। बेसिकली जो हम जब भी हम क्लास स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर जो एक ये होता है हमारा, ये हमारे पास में सबसे पहला फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम बेसिकली प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। एक इसकी लेंथ प्रॉपर्टी कि जो हमारा एरे साइज होगा वो उसकी लेंथ क्या होगी। दूसरी इसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर डिफाइन करी है। डेटा क्या बताएगा हमारे इसके अंदर कि हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो भी इसके अंदर एलिमेंट हैं, वो यहाँ पर फिल होंगे इस डेटा प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने गेट मेथड के साथ में। ठीक है, कि अगर मुझे कोई भी एलिमेंट है अपने एरे से निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा तरीका, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास में इनपुट है वो इंडेक्स आ रहा है, मतलब हम इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पर पास कर रहे हैं, किस पोजीशन पर हमें जो है वो डेटा को लेकर आना है। तो हम सीधा यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं दिस डॉट डेटा एट इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस। ओके, ये मैंने सीधा यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो यानी कि जो भी इंडेक्स वैल्यू मैं पास करूंगा वो यहाँ से सीधा रिटर्न हो जाएगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ वैलिडेशन कंडीशन जरूर हम लगा सकते हैं कि जो इंडेक्स वैल्यू हमने दी है क्या वो उसकी लेंथ से ज्यादा है, या इंडेक्स वैल्यू हमारी वैलिड है, कोई कैरेक्टर तो नहीं है, व्हाटएवर। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम वैलिडेशंस हैं हम लगाते हैं हर किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ऑल्दो वो अभी हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा कर देगा अगर हम इतनी सारी चीजों को अभी कंसीडर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू लेकर आनी है, हम उसके अंदर उसका इंडेक्स पास करेंगे, एरे के उस एलिमेंट को सीधा वहां से रिटर्न कर दो। दिस इज द गेट मेथड। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं कैसे काम होगा। देखो, जब भी हम कोई भी कस्टमाइज डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं। हमने क्या करा, उसके अंदर इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया उस क्लास के साथ में, मतलब माई एरे क्लास का इनिशियलाइज कर दिया। जैसे इनिशियलाइज किया तो हमारा उसका कंस्ट्रक्शन फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, इसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर सेट हो गई और ये जो मेथड्स हैं ये हमारे इसके अंदर एक्सेसिबल हो गए इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, एक वेरिएबल अब नाउ इट बिकम ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने इसको न्यू से इनिशियलाइज कर दिया अपने
डेटा स्ट्रक्चर के साथ में। तो लेट्स सी द गेट का हमारे पास में जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज जो हमारा ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है, इस इनिशियलाइज के बाद में मैं इस फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ और देखता हूँ कि किसी भी XYZ इंडेक्स पर हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो माई एरे डॉट गेट, इसके अंदर वैल्यू डाल दी 2 लेट्स से, एंड इसको मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पर ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ये इसने मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं दी है क्योंकि हमारा जो इस लोकेशन पर सेकंड लोकेशन पर कुछ भी है नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पुश मेथड को, जिसके अंदर एक इनपुट जा रहा है हमारे पास में एज आइटम, जो कि हमारे एरे के अंदर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एक चीज आप देख रहे होगे, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी लेंथ। लेंथ क्या हमारे पास में मैनेज करके रखती है कि जो भी हमारे पास में उस एरे की स्टैंप पर लेंथ है उसको मैनेज करके रखती है कि हमारे पास में लास्ट जो एलिमेंट है वो कहाँ पर था, या फिर मतलब उस एरे का साइज क्या है, वो मैनेज करके रखती है। तो इस समय क्या पता चल जाएगा, अगर हम इस लोकेशन पर अपने एलिमेंट को सीधा डाल देते हैं तो वो हमारे पास में राइट जगह पर ही एलिमेंट इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारी लेंथ जो है 0 से स्टार्टेड है। तो अब हम अगर यहाँ पर ये करते हैं दिस डॉट डेटा दिस डॉट लेंथ, यहाँ पर हम अपना आइटम डाल देते हैं, उसके बाद हम अपनी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं दिस डॉट डेटा, ठीक है, डेटा रिटर्न कर देते हैं। तो इसने क्या काम किया कि हमने अपना डेटा आइटम को इस लेंथ पर, इस पोजीशन पर अपना आइटम इंसर्ट करा, लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया और पूरा जो डेटा बना उसको मैंने रिटर्न कर दिया। सिंपल काम किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या हमारे पास आता है। यहाँ पर हमारे पास माई एरे, यहाँ पर हम इसको पुश करते हैं, इसके अंदर पहले कुछ एलिमेंट्स, लेट्स से माई एरे पुश 10, माई एरे पुश 20, माई एरे पुश 30। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसके अंदर आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने इसको कंसोल नहीं किया। लेट्स कंसोल दिस वन, कंसोल लॉग दिस, लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंसोल लॉग करा इसको और पुश करा 10, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट बना उसके अंदर हमारा एरे एलिमेंट जो है 0th इंडेक्स पर 10 आ गया था। सेकंड एलिमेंट हमने डाला था 20, तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास में 0 एंड फर्स्ट पोजीशन पर ये आ गया। एंड तीसरा एलिमेंट हमारा 30, तो ये हमारे पास 3rd आ गया। हमारे को दूसरे इंडेक्स का वैल्यू जो फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमने जो गेट एलिमेंट जो फंक्शन लिखा है यहाँ पर माई एरे गेट जो है सेकंड पोजीशन ढूंढना था। सेकंड पोजीशन पर हमारे पास में यहाँ पर है 30, तो हमारे पास में 30 आ गया। तो अभी तक का फंक्शन जो है हमारा सारा बहुत बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन पर मूव करते हैं और करते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन कैसे काम करेगा? तो पॉप ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास में यहाँ पर ये जो एरे बना है, इस एरे का जो लास्ट एलिमेंट है मैं उसको यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है ना। अब हमारे पास में हम जो ये लेंथ ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे थे, हमारे पास में जो हमने इसका एक प्रॉपर्टी बनाई थी लेंथ, वो लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर हमारे पास में लास्ट एलिमेंट अगर निकालना है तो जो हमारे पास में करंट लेंथ है वो है 1, 2 एंड 3 लेंथ है। 3 लेंथ का हमारे पास में ये एरे है, यानी कि लेंथ माइनस में 1, तो मेरे पास में लास्ट एलिमेंट का जो है इंडेक्स आ जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे पॉप करना है लास्ट एलिमेंट तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा लास्ट एलिमेंट। तो लेट्स फाइंड आउट द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट हमारे पास में क्या होगा, दिस डॉट डेटा दिस डॉट लेंथ -1। इससे मेरे पास में लास्ट आइटम आ गया, ये लास्ट एलिमेंट आ गया, लास्ट आइटम लिख लेते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट को हमें अपने एरे से निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो एरे की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हम अपनी उस एरे की लेंथ को थोड़ा कम कर लेते हैं, 1 से कम कर देते हैं, लेंथ माइनस किया और रिटर्न क्या कर दिया, लास्ट एलिमेंट को, लास्ट आइटम को। दैट्स इट, इतना काम हुआ। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या हमारे पास में आता है। इसका पॉप लिखा मैंने यहाँ पर, और अब इसके बाद कंसोल करके देख लेते हैं। नहीं, लेट्स से पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास लास्ट एलिमेंट हमारे पास निकल रहा है या नहीं निकल रहा। एग्जीक्यूट करके देखा, 30th हमारे पास में लास्ट में आया, 30 हमारा निकलना चाहिए था, तो हमारे पास में ऑपरेशन एकदम परफेक्ट हुआ। तो चलिए अब यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास में अब जो बचा हुआ एरे वो क्या होगा। कंसोल लॉग माई एरे डॉट डेटा, ये देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करते रहते हैं। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि हमारा प्रीवियस एरे ये था, ठीक है, और जो हमारे पास में हमने पॉप एलिमेंट करा वो भी करेक्ट एलिमेंट हुआ। बट स्टिल अगर हम जब एरे को प्रिंट कर रहे हैं तो अभी भी हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है, जो कि गलत है, क्योंकि हम इसको पॉप कर चुके हैं, यहाँ पर होना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल यहाँ पर है।
एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, अब लेंथ चेक कर लेते हैं हमारे पास में इसकी लेंथ क्या है। हमने यहाँ पर इसकी लेंथ लिखी, रन करके देखते हैं, बट लेंथ हमारी यहाँ पर इस टाइम पर एकदम करेक्ट आ रही है, ये 2 आ रही है, जो कि बात एकदम ठीक है। बट कहने का मतलब ये है 1 और 2 हमारे पास में जो एरे की लेंथ है वो तो 2 है, ठीक है, बट ये एलिमेंट अभी हमारे पास डिलीट नहीं हुआ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में हमने क्या करा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करा था, एक लास्ट एलिमेंट उठाया, उसकी लेंथ को कम कर दिया। तो एक्चुअली में एरे के अंदर से तो हमने कुछ ऑपरेशन किया ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे के जो इस पोजीशन के ऊपर जो थी उस पोजीशन के ऊपर से हमें उस डेटा को हटाना भी पड़ेगा। उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर हम एक डिलीट स्टेटमेंट लिख देते हैं। डिलीट, जावास्क्रिप्ट के अंदर डिलीट एक कमांड होती है, डिलीट हमारे पास में मेथड होता है जिससे हम एरे के उस पोजीशन पे से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे दिस डॉट डेटा दिस डॉट लेंथ -1, एग्जीक्यूट करते हैं। और अब देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे पास में जो एरे आया इसकी लेंथ भी कम हो गई है, उसकी लेंथ 2 आ गई है, हमारा जो आइटम है वो पॉप हो गया था और ये वाला एलिमेंट हमारे एरे के अंदर से खत्म हो गया, ठीक है ना। तो क्लियरली ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमको क्लियर हो गई है। हमने ये देख लिया है, कोई मेथड को किसी भी एलिमेंट को निकालना है तो उसके लिए जो गेट मेथड है वो हमने डिक्लेयर कर दिया। हमें अगर एरे के अंदर डेटा डालना है तो पुश हमने मेथड है वो डिक्लेयर कर दिया। अगर हमें उसका लास्ट एलिमेंट निकालना है तो हमने पॉप मेथड भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास में ये जो एरे है 10, 20, 30, इसके अंदर से हमें कुछ डिलीट करना है तो हम उसके अंदर उसका इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे और उसको डिलीट करेंगे। इसका ऑपरेशन किस तरह से होगा, जैसे ही हम इसके अंदर मान लो 20 डिलीट करना है तो 20 डिलीट यहाँ से करेंगे तो ये डेटा यहाँ से हटेगा और यहाँ से ये पोजीशन हट के यहाँ से शिफ्ट होके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी और यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन होने वाले हैं। चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट हमें यहाँ पर डिलीट करना है। तो लेट आइटम जो डिलीट होना है वो मेरे पास हो जाएगा दिस डॉट डेटा और उसका इंडेक्स यहाँ पर हमने पास कर दिया। हमारे पास एलिमेंट आ गया तो इस आइटम को हम रिटर्न कर देंगे। तो क्योंकि इस आइटम को डिलीट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमें शो करनी पड़ेगी इसके अंदर कि हम इस आइटम को डिलीट कर रहे हैं। अब ये काम तो हमारा हो गया कि हमने वो आइटम आइडेंटिफाई कर लिया एंड वो आइटम रिटर्न कर दिया। अब मेन काम यहाँ पर होना है कि मैं उस आइटम को यहाँ से हटाऊं और बचा हुआ एरे है उसको शिफ्ट करूं, ठीक है ना। तो चलो शिफ्टिंग के ऊपर काम करते हैं। शिफ्ट करना है हमें यहाँ पर, एक काम करते हैं, शिफ्ट करने के लिए एक अलग से सेपरेट मेथड बना लेते हैं जिससे कि हमें उसको शिफ्ट करने के लिए अपना लॉजिक अलग हम मूव कर सकें। ये एक थोड़ा सा अच्छा अप्रोच भी होती है अपने कोड को मॉड्यूलर करने के लिए और कोड को ड्राई करने के लिए, और सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास में उनको फॉलो करने के लिए कि एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे देंगे किसी भी मेथड को, फंक्शन को, क्लास को, जो भी हम डिफाइन करते हैं आपको बताएंगे एक वीडियो के अंदर इसको लेकर आएंगे, तो वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो शिफ्ट इंडेक्स, तो यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है, अगर कुछ भी चीज़ हमें शिफ्ट करनी है यानी कि इस पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर जो सेकंड पोजीशन का आइटम है वो लेकर आना पड़ेगा। तो यानी कि हम एक लूप चलाएंगे यहाँ पर फॉर लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, हम यहाँ पर डालेंगे। इंडेक्स क्यों डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ही जो एलिमेंट है वो हमने डिलीट करा है, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ही हम अपना वैल्यू को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट वैल्यू से। आई इज लेस देन दिस डॉट लेंथ -1, जो हमारी लेंथ है उससे कम तक इसको चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपल बात लिखनी है, दिस डॉट डेटा ith पोजीशन पर जो वैल्यू है वो उसको i+1 से रिप्लेस कर दो। दिस डॉट डेटा i+1 से रिप्लेस कर दो। तो सारे के सारा डेटा हमारे पास शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास में, ये लास्ट एलिमेंट रह गया। मान लो हमारे पास में ये था, ये मैंने उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, बट इस पर तो कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में जो ये, मान लो हमने अभी जो शिफ्ट किया था इस पोजीशन पर इस डेटा को लेकर आ गया, बाकी इस डेटा के साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ काम करता हूँ, अगर मैं चलो आउटपुट अब देख भी लेता हूँ, लेट्स रन द आउटपुट। हम एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं इसको और यहाँ पर शिफ्ट इंडेक्स मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको शिफ्ट इंडेक्स को यहाँ पर कॉल कर लिया और इसको डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट के अंदर यहाँ पर डिलीट डाल देते हैं, पॉप छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम डिलीट करते हैं इंडेक्स वैल्यू 0, 1, फर्स्ट पोजीशन को हम डिलीट करते हैं, मतलब 20 को हम यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो हमने यहाँ पर क्या करा है, लॉग कर लिया डेटा क्या रहने वाला है और लेंथ क्या रहने वाली है, ठीक है। दोनों चीज़ लॉग कर लिए, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब देखो
मैं जो कह रहा था, क्या कह रहा था कि मैंने 20 को डिलीट कर दिया, मतलब मैंने 20 यहाँ पर रिटर्न कर दिया था। फर्स्ट पोजीशन पर कुछ नहीं होगा। ये जो पोजीशन थी यहाँ पर, इस वैल्यू को मैं लेकर आ गया, यहाँ पर ये आ गई वैल्यू, लेकिन जो लास्ट वैल्यू है तो वैसी की वैसी रहेगी नहीं, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो हमें इस पोजीशन के जो वैल्यू है इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हमें डिलीट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, और जैसे ये डिलीट ऑपरेशन होगा उसके बाद हमें इसकी जो लेंथ है वो भी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये काम हमने पहले कर भी रखा है, तो हम सिंपल जो हमने पॉप में किया था वही काम यहाँ पर करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको, और इस लूप के बाद हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। डिलीट करना है हमें डेटा, उसकी लेंथ -1 पर, बहुत सही हो रहा है, और उसकी लेंथ डिक्रीज कर देनी है। इसको सेव करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और अब चलाते हैं क्या आता है मेरे पास में आउटपुट। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था हमारे पास आउटपुट आ गया। हमें 20 डिलीट करना है, 20 हमने डिलीट करा और हमारा लास्ट आइटम हट गया। तो हमारा डेटा जो है एज पर एक्सपेक्टेशन हमारे पास में आ गया है। तो इस तरीके से हमारे जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं। कैसे पुश होना है, कैसे गेट होना है, कैसे पॉप होना है, कैसे डिलीट होना है, सारे के सारे हमने स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लीन वे में स्लोली सब पॉइंट को समझते हुए, हर एक वर्ड को समझते हुए इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये देख लेते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल ले रहे हैं। चलो छोटा छोटा क्विकली देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो मैं सिंपल बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारा जो ये गेट मेथड है, गेट मेथड के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, सीधा हमारे पास में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, कोई लूप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि इस मेमोरी लोकेशन पर जाओ डेटा दो, कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर काम हो रहा है। जो मैंने पहले समझाया था वही चीज़ यहाँ पर है, कुछ भी काम एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद पुश ऑपरेशन है। पुश ऑपरेशन के अंदर क्या किया कि हम किसी लेंथ पर गए, इस लाइन ने कितना टाइम लिया, ऑर्डर ऑफ 1 लिया। लेंथ इंक्रीज करी, इसने कितना लिया, ऑर्डर ऑफ 1 लिया। इसने कितना टाइम लिया, इसने भी ऑर्डर ऑफ 1 लिया। तो 1 1 1 3, तो ऑर्डर 3, तो इट इज इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ 1। तो यानी कि पुश ऑपरेशन के अंदर भी हमारे पास में मात्र ऑर्डर ऑफ 1 ही टाइम लेगा। तो ये भी कांस्टेंट टाइम हो गया, यानी कि ये दो मेथड कांस्टेंट हो गए। पॉप भी ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट काम हो रहा है। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन, उस डेटा को डिलीट करना, एक ही लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन है, 12 रिपीट नहीं होनी है, लेंथ डिक्रीज होनी है। यहाँ पे कोई ज्यादा काम नहीं है, यानी कि पॉप ऑपरेशन के अंदर भी ऑर्डर ऑफ 1 काम होना है। ये बात भी क्लियर हो गई। डिलीट ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर हमने फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, इसका शिफ्टिंग करिए। शिफ्टिंग के अंदर क्या हुआ, लूप हुआ है। अब लूप चला गया, लूप के अंदर हो सकता है आधे लेंथ के बराबर लूप चले, 1/4 के बराबर चले, 3/4 करे। तो इस केस के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल केस क्या हो सकता है, वो n हो सकता है। तो यानी कि n टाइम लूप चल सकता है, ये वाला जो लूप चलेगा वो n टाइम चल सकता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर लूप है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, कि n टाइम एटलीस्ट ये ऑपरेशन हो सकता है। तो इसका वर्स्ट केस जो होगा ऑर्डर ऑफ n होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट ऑपरेशन जो मेरे पास में डिलीट है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी। और एक और चीज आपने देखी है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किसी एक्सटर्नल या अदर मेथड के थ्रू आ रही है। तो हमें इससे भी पता चलता है कि अगर कोई मेथड है जिसके अंदर लूप्स हैं, तो हमें वो भी कैलकुलेशन में लेने पड़ते हैं जब हम किसी मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ठीक है, यानी कि इस लाइन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, इस लाइन की ऑर्डर ऑफ 1 है, बट इस लाइन के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, जिस फंक्शन के अंदर जो है इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, इसकी ऑर्डर ऑफ 1 है, एंड इसकी ऑर्डर ऑफ 1 है। तो इन दोनों को मिलाकर ऑर्डर ऑफ 1 एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ n, तो ओवरऑल कितनी हो गई इस फंक्शन की, ऑर्डर ऑफ n। यहाँ पर इस फंक्शन की, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n हो गई है। तो ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ n, तो मैक्सिमम कौन सी होगी, ऑर्डर ऑफ n। तो इसकी वजह से कंप्लीट रीड फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली है कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होंगी। पहले भी डिस्कस किया था, बट अब हमने विद कोड उस चीज को प्रॉपर लाइन टू लाइन चेक करके देख लिया है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि एक्चुअली में इंटरव्यूज के अंदर ही पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी, और जिस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए। अब हमने सब कुछ इंप्लीमेंट कर लिया है, सारे ऑपरेशन के अंदर कर लिए हैं। अब इन ऑपरेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं वो भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है ना, कोई भी एक इनपुट हम देंगे, हेलो वर्ल्ड, ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमें इसको प्रिंट करना है। ठीक है ना, कैसे होगा, रिवर्स कैसे करेंगे इसको, वो हम देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास में एक इनपुट है हमारे पास में, थिंक इट लॉजिकल। ठीक है,
अगर इसको हम जब आउटपुट जो हमारा एक्सपेक्टेड है जब हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास में आउटपुट क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, पता नहीं क्या है बट इस तरह का कुछ हमारे पास में आउटपुट आएगा। तो चलो इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर एक लूप चलाते हैं हमारे एरे की लेंथ के बराबर और लास्ट से शुरू करके उसको फर्स्ट तक फिल करते चले जाएंगे और हमारा जो एरे है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक और चीज बतानी है, इसके अंदर जो हमारा जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो एरे की फॉर्मेट में ही होती हैं। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है str hello, तो ये एक तरह से जब मेमोरी के अंदर इसको सेव कर रहे हैं वो ये एक एरे के अंदर सेव हो रहा है। एरे के अंदर अगर सेव हो रहा है तो हम यानी कि हम इसकी किसी भी पोजीशन पर अगर कुछ चीज कोई कैरेक्टर है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ये एक तरीके का कैरेक्टर एरे है। तो यानी कि अगर हम ये लिखते हैं console log str3 और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यानी कि हमारे पास 0, 1, 2 and 3 इस पे L आना चाहिए हमारा आउटपुट, ये हमारे पास में इसका L आउटपुट आ गया, यानी कि ये एक कैरेक्टर्स का एरे है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी स्ट्रिंग हम सेव करते हैं वो एक कैरेक्टर्स का एरे होती है। तो चलो अब अपना कोड इंप्लीमेंट करते हैं टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फर्स्ट, फंक्शन रिवर्स टेकिंग एन इनपुट। तो चलिए सबसे पहले ये वैलिडेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास में जो इनपुट आ रहा है वो करेक्ट इनपुट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें वैलिडेशन चेक करनी होती हैं, ऑल्दो ये दैट शुड नॉट बी द मींस पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारी वैलिडेशंस होती हैं, बट कुछ बेसिक वैलिडेशन डाल देते हैं। और जब भी आपको इंटरव्यू में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो उनको ये बात जरूर बोलें कि आप जो कॉर्नर केसेस हैं या फिर जो वैलिडेशन है उसको चेक करते हैं किसी फंक्शन को बनाते टाइम पर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है लिखना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले कुछ वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास में इनपुट नल है, मतलब इनपुट नहीं है, या फिर इनपुट की जो लेंथ है वो लेस देन 2 है, तो सिंपल एक काम करो भाई, रिटर्न कर दो इनपुट को। कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास में कोई इनपुट है जिसकी लेंथ जो है हमारे पास में 2 से कम है, मतलब 1 है या फिर है ही नहीं। अगर नहीं है तो भी उसको रिटर्न कर दो, अगर उसकी 1 है तो यार रिवर्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो उसको रिटर्न कर दो। तो एक कॉर्नर केस या फिर एक वैलिडेशन मैंने ये चेक कर ली। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं कि इनपुट टाइप मेरे पास में स्ट्रिंग है या नहीं है, या फिर जो हमारे पास जिस तरह का इनपुट हमें चाहिए वो है कि नहीं, कहीं ये न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो वैलिडेशन हम चेक कर सकते हैं, बट जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग दैट हम एक वैलिडेशन चेक करते हैं, हम ये चीज़ डिफाइन कर देते हैं। अभी ये हो गया। अब अगर ये चीज़ हो गई, हमारे पास वैलिडेशन पास हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, लेट रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू सम एम्प्टी एरे। एक लूप चलाएंगे हम, फॉर लेट आई, रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाएंगे, जिससे पीछे से हम लेंगे और उसको जिससे हम वैल्यू जो है पीछे से लेंगे और इस रिवर्स स्ट्रिंग एरे के अंदर उसको फिल कर देंगे। तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी हमारे पास में, इनपुट डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक चलेगी, व्हेन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और आई की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना, डिक्रीमेंट कर लगा दिया यहाँ पर हमने। और जो रिवर्स स्ट्रिंग है हमारे पास में, रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर हमने पुश कर दिया, पुश हमने मेथड बनाया था, वो पुश मेथड ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट होता है हमारे एरेज के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सेम मेथड हम यूज कर रहे हैं और पुश करते हैं हम अपनी कौन सी वैल्यू को, इनपुट ith वैल्यू को। और क्योंकि हमारे पास में हमें जो यहाँ पर मिला है ये एक एरे है, एरे को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में हमारे पास एक फंक्शन होता है ज्वाइन फंक्शन, जो हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, या टू स्ट्रिंग, या और भी हम कुछ मेथड्स बना सकते हैं। तो इस टाइम पर हम ज्वाइन यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास में जो ये एरे है वो एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो रिटर्न कर देते हैं, ज्वाइन हमने करा है विद दिस। इसका मीनिंग ये है कि कुछ भी इसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया तो हर एक जो एरे आइटम होगा वो कॉमा सेपरेटेड हो जाएगा, तो वो नहीं रखना, मुझे ब्लैंक रखना है, तो इससे कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो रिटर्न हो जाए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। कंसोल लॉग कर लेते हैं, हम इसको रिवर्स करना है और हमारे पास में इनपुट क्या आना चाहिए, जो हमने यहाँ पर लिखा है थिंक इट लॉजिकल। और थिंक इट लॉजिकल को हम इनपुट में डाल देते हैं, ये मेरे पास में आउटपुट देगा, उसका रिवर्स फॉर्मेट में देगा। लेट्स एग्जीक्यूट द फंक्शन एंड दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी नीड, ठीक है। तो हमारा जो एरे है, जो हमारे पास में स्ट्रिंग है, वो रिवर्स हो गई। ये एक वन ऑफ द तरीका है, हम एरेज को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कैसे करना है, एक नॉर्मल लूप चलाना है और कुछ नहीं है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर और उस एरे के अंदर पुश करना है। लेकिन अब इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक तो लूप चला यहाँ पर,
इस लूप चलने की वजह से जो हमारे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। और जो हमने एक ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये एक एरे डिक्लेयर किया है, इस एरे डिक्लेयर के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, n एलिमेंट आ रहे हैं, तो यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है ना, तो यानी कि इस फंक्शन की स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने एनालाइज कर ली है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, चलिए अब ये जो सब कुछ हमने यहाँ पर इसके अंदर लिखा है, एक लूप लगाया है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, हम उनको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और इसी फंक्शन को मॉडिफाई करके बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी उनके अंदर भी और यही सेम काम हो रहा है, वहां पे भी हमारे पास में इसी तरह से किसी ना किसी बेटर वे के अंदर या किसी भी वे के अंदर इम्प्लीमेंट कर रखा है कि ये लूप कैसे चल रहा होगा और उसके अंदर कैसे वो रिवर्स हो रहा होगा और क्या। ठीक है ना, तो ये मेथड्स कौन से हैं उसको एक बार और इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। एक और यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन रिवर्स टू जो कि इनपुट लेगा। तो सिंपल इसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ेगा, रिटर्न करेंगे हम सीधा। क्या रिटर्न करेंगे, जो मेरा इनपुट है, इनपुट को हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट एक फंक्शन है हमारे पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि स्प्लिट किसके बेसिस पे करेगा, नॉर्मल कैरेक्टर वाइज उसको स्प्लिट कर देगा। फिर उसके बाद उसके अंदर एक और मेथड है हमारे पास में, इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको कहते हैं रिवर्स। तो वो उसकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, यानी कि इसने एक रिवर्स करके एक एरे रिटर्न कर दिया, यानी कि स्प्लिट ने एक एरे रिटर्न किया जो कि कैरेक्टर एरे था, उसने इस रिवर्स ने उस कैरेक्टर एरे को रिवर्स कर दिया। अब अगेन हमें इसको एरे को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। बस इतना करना था, हमारे पास में ये जो स्ट्रिंग है रिवर्स हो जाएगी। चला के देख लेते हैं इस फंक्शन को भी और रन करके देखते हैं। आउटपुट शुड बी द सेम एंड हियर इट इज। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा होगी, रूबी हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, सी शार्प हो गई, पाइथन हो गई, बहुत सारी लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन रखे हैं, किसी के अंदर कुछ ज्यादा फंक्शन है, किसी के अंदर कुछ कम फंक्शन है, किसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, किसी के अंदर कम है। तो बेस्ड ऑन द लैंग्वेज हम बहुत सारे एग्जिस्टिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छी अप्रोच होती है जो हम कोड कर रहे होते हैं। बाकी इन केस अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ ना कुछ ट्विक करके नए मेथड्स बनाने हैं या इन्हीं मेथड्स के अंदर कुछ और एडिशन करना है, तो हम उसको इस वे में भी इस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके भी कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं और कुछ, और थोड़ा लॉजिक समझते हैं और थोड़ा एरे को समझते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये थोड़ा सा और अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो शॉर्टेड एरेज को अब हम मर्ज करेंगे। मान लो कैसे, मर्ज टू शॉर्टेड एरेज, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे पास में यहाँ पर इनपुट है, इनपुट 1 is 1, 3, 5, 7, 9 and input 2, 4, 6, 8 and output should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो क्लियर ये चीज समझ में आ गई है कि क्या हमारे पास में इनपुट है, क्या हमारे पास में आउटपुट है। तो हमारे पास में दो इनपुट है यहाँ पर, एक इनपुट 1 है, इनपुट 1 के अंदर हमारे पास में ऑड नंबर्स हैं, इनपुट 2 के अंदर इवन नंबर है, शॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, दो एरेज हैं जिसको मर्ज करना है और इसके अंदर वैल्यू ये आ जानी चाहिए। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, बस थोड़ा सा ट्विक करना है, लॉजिक लगाना है और हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। चलो करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। चलो एक पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, मर्ज टू एरे, एरे 1, एरे 2। ठीक है, दो एरेज मैंने इनपुट ले लिए हैं, दैट्स इट। बहुत सिंपल डिफाइन कर रहा है यार, नेमिंग कॉमन कन्वेंशन आप और अच्छे कर सकते हो ऐसा, बेस्ड ऑन योर कंपनी या प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि जितना अच्छा आप नाम लिखोगे, जितने अच्छे आप फंक्शंस के नेम लिखोगे, वेरिएबल के नेम लिखोगे, उतना इजी होगा उसे समझने के लिए। बट ये एजुकेशनल पर्पस के लिए तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लीनियंट हो सकते हैं, बिकॉज ये आगे और यूज नहीं होना। ऑल्दो ये भी फिर भी मीनिंग है, मर्जिंग टू एरे, इसका फिर भी एक मीनिंगफुल नेम है। एंड ये एरे 1 है एंड एरे 2 है, जो कि हम दो एरे मर्ज कर रहे हैं। बाकी स्टिल और इसका भी कुछ बेटर नेमिंग हो सकता है, वो हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें एक मर्ज एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं एक एरे डिफाइन कर देता हूँ, लेट मर्ज एरे जो मेरे पास है वो मैंने डिफाइन कर दिया, और इस एरे को मुझे रिटर्न करना है। ठीक है ना, मर्ज एरे जो हम ये बना रहे हैं, मर्ज एरे जो हम ये बना रहे हैं, ये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, जो भी इसके अंदर आउटपुट होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। यार क्या वैलिडेशन चेक हो सकती है, देखो क्या वैलिडेशन हो सकती है। पहली वैलिडेशन ये हो सकती है कि यार
मान लो एरे 1 जो है वो मेरे पास में एम्प्टी हो और एरे 2 हो सिर्फ मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगा, सीधा एरे 2 रिटर्न कर दूंगा। भाई मुझे कुछ मर्ज करना नहीं, क्योंकि एरे 1 में कोई डेटा ही नहीं है। उसका रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एरे 1 जो है उसके अंदर डेटा हो और एरे 2 खाली हो, तो एरे 2 को चेक कर लेता हूँ, अगर उसमें डेटा नहीं है तो मैं एरे 1 को सीधा रिटर्न कर दूंगा, मुझे कुछ ऑपरेशन नहीं करने। तो बेस केस एक ही हो गया। दूसरा हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ये नल का ही चेक करना है मेनली इसके अंदर, तो पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वैलिडेशन लगाते हैं। और भी कुछ वैलिडेशन हो सकते हैं, यार इनपुट टाइप कैसा है, करेक्ट है, मतलब मैं इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, व्हाटएवर। ये बहुत सारी वैलिडेशन है, उनको करते रहेंगे, लेकिन कुछ बेस बता देते हैं कि भाई हम ये पहले एक वैलिडेशन जरूर चेक करते हैं किस तरह का हमारा इनपुट आने वाला है। तो इफ एरे 1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 रिटर्न एरे 2। दूसरी वैलिडेशन हो गई इफ एरे 2 डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 रिटर्न एरे 1। बेसिक चीजें चेक हो गई, बेसिक काम हो गया कि भाई मेरे पास में जो है, अगर हमारे पास में हमने डिफाइन कर दिया कि भाई इस एरे को हम रिटर्न करेंगे, जो भी हमारा मर्ज करके डालना है। अगर हमारे पास में कोई भी एक एरे जो है उसकी लेंथ 0 है तो हम दूसरे एरे को रिटर्न कर दे रहे हैं, अगर ये 0 है तो इसको रिटर्न कर देते हैं। अदरवाइज जो हम मर्ज करके एरे बनाएंगे हम उसको रिटर्न कर देते हैं। चलो वो लॉजिक हम यहाँ लिख देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमें यार देखो दोनों की लेंथ तो पता नहीं, हम किसकी लेंथ के, मान लो इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 6 है, तो किसके हिसाब से चलाया जाए तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक चीज, एक हमारे पास लूप होता है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप के अंदर हम क्या डाल देते हैं कि जब तक एरे 1 में वैल्यू है या एरे 2 में वैल्यू है भाई तू चलता रहे, ठीक है ना। ये हमें डालना है कि जब तक मेरा एरे 1 में या एरे 2 में वैल्यू है तो तू भाई वाइल लूप चलता रहे। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए काम करते हैं हम, इसका जो भी 0th इंडेक्स होगा, इस एरे का जो भी 0th इंडेक्स होगा या इसका होगा, उसकी वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट एरे 1 डॉट 0 जो इंडेक्स उसका होगा उसकी वैल्यू को A1 में ले लो। लेट एरे 2 A2 के अंदर एरे 2 का फर्स्ट वैल्यू को ले लो, ठीक है। और ये चेक कर लो कि क्या मेरा A1 वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड या फिर A2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर इसमें से जब तक ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं तब तक आप भाई लूप को चलाते रहो। सिंपल सी बात है ये। तो ये अभी तक तो इन्फिनिटी लूप बन गया ना, क्योंकि अभी तो हम इसके अंदर इन A1 A2 की वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। बेसिक काम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज के अंदर जाके चेंज करते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे उसकी लेंथ कम होती है, जैसे हम इस एरे को ट्रेवर्स करते जा रहे हैं, जैसे हम इस एरे को ट्रेवर्स करते जाएंगे, हम इन वैल्यूज को A1 एंड A2 की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे। और जैसे ही कोई भी एक नल मिलेगी, ठीक है ना, और जब दोनों ही नल मिलेंगी, जैसे एक नल मिलेगी तो एक कंडीशन के अंदर हम दूसरे वाले को पूरे के पूरे बचा हुआ एरे उसके अंदर मर्ज कर देंगे, ठीक है ना। और जब ये दोनों की दोनों ही नल मिलेंगी उसके बाद हम इस लूप को ही बंद कर देंगे। तो ये बेसिक हमारा लॉजिक यहाँ पर बनने वाला है। तो पहला कंडीशन हम ये लगा लेते हैं कि अगर इफ A2 मेरा अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कब होगा, अनडिफाइंड तब होगा जब इसके अंदर 8th 0th पोजीशन के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इस A1 की वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होगी। सिमिलरली एरे 2 के 0 पे कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो यानी कि पहला चेक मैंने ले लिया कि मेरे पास में क्या A2 अनडिफाइंड है या फिर जो A1 की जो वैल्यू है वो छोटी है A2 से, ठीक है। ये कंडीशन लगा ली, मतलब अगर ये A1 छोटा है तो ये उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम मर्ज एरे के अंदर पुश कर देंगे A1 को, है ना भाई साहब, A1 की वैल्यू को पुश कर देंगे। हाँ, अब एक चीज और हम यहाँ पर डिक्लेयर करना भूल गए हैं, वो है जब हम ये एरे के ऊपर मूव कर रहे हैं तो यानी कि एक इंडेक्स इसके ऊपर चल रहा होगा और एक इंडेक्स इसके ऊपर चल रहा होगा, है ना। एक एरे 1 के ऊपर इंडेक्स चल रहा होगा, एक एरे 2 के ऊपर इंडेक्स चल रहा होगा। तो चलिए ये भी डिक्लेयर कर देते हैं। लेट आई जो हम यूज कर रहे हैं वो A1 के लिए यूज कर लेंगे 1, एंड लेट जे जो है वो हम एरे 2 के लिए यूज करेंगे, उसको भी 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो क्या हुआ, मैंने इसके अंदर इस एलिमेंट को पुश कर दिया, ठीक है भाई साहब। अब क्या करेंगे हम, अब मेरा जो A1 पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एरे 1 का ith एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम i की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो क्या लॉजिक बनाया हमने यहाँ पर, हमने सीधा सा पहले चेक करा कि क्या मेरे पास में A2 जो है वो अनडिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है ना। हमने कोई भी एक चेक कर लिया, इफ लगाया, दूसरा हम एल्स के अंदर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हमने पहले A2 को चेक करा, अगर A2 मेरा बड़ा है A1 से तो मैं क्या करूंगा, मर्ज एरे के अंदर हम A1 की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि A1 छोटा है,
ठीक है ना, ये चीज रिलेट कर पा रहे हैं, A1 छोटा है हमारे पास में। उसके बाद क्या करा हमने, जो यहाँ पर ये डिफाइन किया था A1, हम इसको लूप के अंदर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर लूप देख रहे हो आप, यहाँ पर लूप के अंदर हम इस A1 या A2 को जो चेक कर रहे हैं जब तक ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं अब A1 के अंदर उसकी नेक्स्ट वैल्यू डाल दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि 0 की वैल्यू तो मेरे पास थी यहाँ पर, इसलिए मैंने I की वैल्यू को 1 करा। इसको ये मैं आपको बताना भूल गया, मैंने इसको 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि A0 तो ऑलरेडी हम ले ही चुका हूँ मैं, ठीक है ना, 0th पोजीशन पर जो एलिमेंट था वो मैं ले चुका हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट से मैं अपना लूप स्टार्ट करूंगा, उसमें काम करूंगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को मैंने अब A1 से डिक्लेयर कर दिया है। तो ये A1 से मैंने डिक्लेयर कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका I की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, जिससे कि अब मैं इससे नेक्स्ट एलिमेंट को ही वर्कआउट करूं उसके साथ में, ठीक है। ये मैंने चेक कर लिया किसके साथ में, जब मेरे पास में A1 छोटा था। अब दूसरा केस क्या होगा कि मेरे पास में A1 बड़ा होगा, वो A1 दूसरा केस कहां पर आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। चलो उसको लिख लेते हैं। अब दूसरा केस सिंपल क्या कहता है, मर्ज एरे के अंदर पुश कर दो A2 को। सिंपल बात आपने पहले कर ही लिया, ये A2 को डिक्लेयर कर दो एरे 2 के jth एलिमेंट के साथ में, ये डिफाइन कर दिया, और j की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। काम हो गया हमारा, ठीक है ना। ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसके अंदर ये वैल्यू आएगी। बात को समझ में आ रही है? जो काम हमने यहाँ पे किया था वो सेम काम हमने दूसरे के साथ कर दिया। या तो ये छोटा मिलेगा या फिर ये छोटा मिलेगा, जो छोटा होगा हम उसको मर्ज करके पुश करते जा रहे हैं इसके अंदर। और जब ये सब काम हो गया, ये लूप फिनिश हो गया, उसके बाद हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब देख लेते हैं, चलो इनपुट कर इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इस फंक्शन को। फंक्शन है मेरे पास में console.log मर्ज एरे। इसके अंदर हमारे पास में 2 इनपुट होने हैं। पहला इनपुट क्या था एंड सेकंड एरे मेरे पास क्या होना है। चलो कंसोल करके देख लेते हैं आउटपुट क्या था हमारे पास में। कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया? सॉरी गाइज, माय बैड। मैंने जो ये पुश है इसको एज एन एरे कुछ ना कुछ डॉट करके कर दिया, मेरी मिस्टेक थी। यहाँ पर इसको एज अ फंक्शन है, ये एज अ फंक्शन पास करना था। यहाँ पर इनपुट मैंने उसको एज एन एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ये जब तक हम लाइव कोडिंग कर रहे होते हैं हमसे ये गड़बड़ होती रहती है, तो कोई बात नहीं, इस तरह की अभी गड़बड़ हुई है तो होती रहेगी, सबके साथ होती है, आपके साथ भी होती रहेगी। तो अब देख लेते हैं, इसको चला के देखते हैं। हमने इसको करेक्ट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया था इशू क्या है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट हमारा एज एक्सपेक्टेड आ चुका है। हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया है। हमने इनपुट किया था ऑड इंटीजर्स को और इवन इंटीजर्स को, और सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर ये हमने इसके अंदर डाला था, और हमारे पास में एक सॉर्टेड कंप्लीट एरे आ गया है, ठीक है। ये जो मेथड हमने बनाया है मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी एल्गोरिथम्स के अंदर यूज करेंगे मर्ज सॉर्ट के अंदर। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेना और वेरिएशंस इसके साथ करके देख लेना। इसके जो आपके जो एंड केसेस हैं उनको भी बढ़ा के देख लेना, सारे केसेस चेक करके देख लेना, रिकर्सिव भी बना के देख लेना। आपके लिए फायदा ही होगा, हमारा रिकर्सिव कॉल ही हम यूज करने वाले हैं कई जगहों पर, तो वो भी करके देख लेना, ठीक है ना। ये सारी वेरिएशंस करके देखो, इसके साथ में आपको बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, देखो एरेज जो है हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन टॉपिक है। यहाँ से ही हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं किसी भी चीज के पूछने के लिए। एक बंदे को बिल्कुल बेसिक से अगर एनालाइज करना है, बस ये देखना है कि एटलीस्ट कोर के बारे में कुछ पता है नहीं पता, तो हम एरेज उठा लेते हैं और एरेज के ऊपर कुछ ट्विक करके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चंस करके देखे हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है हम और ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी ये कोर कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाई थी, इसलिए थोड़े सिंपल क्वेश्चंस ही रखे हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो थोड़े एडवांस क्वेश्चंस के साथ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम इस डीएस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी तक इस वीडियो के अंदर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि एरेज क्या होते हैं, कितने तरीके के एरे होते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, कैसे हम स्क्रैच से सारे के सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सा हम इन्वायरमेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे रेपलेट हम यूज कर रहे हैं इसके बारे में, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं उसके सारे फीचर्स हम उसके बता चुके हैं, कितना पॉपुलर कितनी यूजफुल लैंग्वेज है, कहाँ का यूज हो सकती है, वो सब कुछ हम बता चुके हैं इसके अंदर। उसके बाद हम सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ क्लियरली इसके अंदर एक्सप्लेन करके आपको बताई है। और इसके अंदर हम कैसे वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं और क्या एडिशनल फीचर्स इसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। तो ओवरऑल बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें हमने इसके अंदर डाली हैं।
और आपके कोर्स को सुधारने की कोशिश करी गई है जिससे आप अपना कोर सुधार सकें। हमारा बेसिक पर्पस जो ये एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन देने का है, एक कोर इंफॉर्मेशन देने का है, वो यही है कि पहले लेवल पर जो कोर लेवल हम यहाँ पर ये चला रहे हैं डीएस का, इसके अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप छोटे मोटे प्रॉब्लम के साथ कंफर्टेबल हो करने के अंदर। जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर हम आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे और एडवांस लेवल लेकर आएंगे और एडवांस लेवल के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये एक तरह का प्रॉपर करेक्ट अप्रोच है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। अदरवाइज मैं आपको उठाकर लेकर आ जाऊं लीड कोड से बड़े बड़े क्वेश्चंस और आपके आगे सामने रख दूं, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ही नहीं है, आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसको डिजाइन इस तरह से करा गया है कि आपको स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आगे लेवल पर ले आया जाए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई है। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। तो इन द एंड यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत सारे कोडिंग करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, खेलना कूदना मस्ती करना, फ्रेंड से मिलना ना छोड़ें, पेरेंट्स के साथ रहें, टाइम बिताएं, उनका ख्याल रखें, अपने लव वंस का ख्याल रखें, लेकिन कोडिंग फिर भी मत छोड़ें। उनको कोडिंग के अंदर कोड समझाएं, उनके साथ में भी मिंगल हों। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से। सो टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।